पेज 386। ये एग्जाम्पल की तस्वीर मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में। इसको जो है वो मोबाइल भाई मेरा है नहीं है तो इसकी तस्वीर जो है वो खींच लीजिएगा। अच्छा, एक मसला है वो ये है कि, और इसको इसी पेज पे जाके आपने नोट करना है घर जाके। हमने पढ़ा था पेज 385 के ऊपर के, खींच लेते हैं। हमने पढ़ा था पेज 385 के ऊपर कि बेस्ट जजमेंट की जा सकती है कितने सालों के अंदर? 6 सालों के अंदर। बेस्ट जजमेंट कितने सालों में की जा सकती है? 6 सालों के अंदर अंदर बेस्ट जजमेंट की जा सकती है। अच्छा, अब लॉ मेकर चाहता है कि किसी बंदे की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करे, उसमें लिमिट है 6 साल, लेकिन ये बंदा निकला बुरा। इस बंदे के बारे में ये पता चला कि इसने मुसलसल 5 साल की रिटर्न जमा नहीं करवाई। अब लॉ मेकर क्या कर सकता है? इसने मुसलसल 5 साल की रिटर्न जमा नहीं करवाई। अब वो पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल की रिटर्न इससे मांग सकता है, क्योंकि इसने जुल्म क्या कर दिया है? बोले पिछले, तो मैं खड़ा किस साल में हूं? 24 में। ठीक है, अब 24 में मैं खड़ा हूं और इसने मुसलसल पिछले 5 सालों की रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो मैं सजा के तौर पे पिछले कितने सालों की रिटर्न मांग सकता हूं? 10 सालों की। अब मैंने इस साल इसको नोटिस इशू किया 114 के 4 वाला कि आप मुझे 2016 की रिटर्न, 2015 की चलें कर लें, आप मुझे 2015 की रिटर्न जमा करवाओ। मैंने इसे नोटिस इशू किया 114 के 4 वाला कि रिटर्न मुझे फाइल करो 2016 की। उसे ऑर्डर दिया मैंने नोटिस में, फाइल रिटर्न ऑफ 2016। अब उसने नोटिस को रिस्पॉन्ड, अब मेरे पास पावर क्या है? नोटिस को रिस्पॉन्ड करते तो फिर तो मसला नहीं था। अब मेरे पास पावर क्या है? बोलें जल्दी। पहले ये बताएं, मैंने नोटिस सही भेजा पिछले 10 साल का? सही भेजा ना? जो बंदा मुसलसल 5 साल रिटर्न जमा ना कराए उससे कितने सालों की मांगी जा सकती है? 10 सालों की मांगी जा सकती है। मैं 24 में खड़ा हूं, मैं इससे 2014 तक की रिटर्न मांग सकता हूं। मैंने मांगी, अगर वो जमा करा दे फिर टेंशन ही नहीं। अगर वो जमा कराने से इनकार करते तो मेरे पास पावर क्या है? मैं उसकी क्या करूं? बेस्ट जजमेंट की तो लिमिट है। बेस्ट जजमेंट की लिमिट जो है वो 6 साल है। 1 2 3 4 5 6, बेस्ट जजमेंट की तो लिमिट ही खत्म हो गई है, मैं उसकी बेस्ट जजमेंट कर ही नहीं सकता। तो ये एक मसला लोगों ने रेज किया। ये मसला पहले लॉ में नहीं था, क्योंकि पहले लॉ में ये 10 साल वाली बात नहीं लिखी हुई थी कि अब बेस्ट जजमेंट की लिमिट खत्म हो गई है। तो लॉ मेकर ने कहा अगर आप बेस्ट जजमेंट इस वजह से कर रहे हो ना, इस वजह से, तो मेरी तरफ से एक नई टाइम लिमिट ले लो। इस वजह से कर रहे हो तो फिर 6 साल की लिमिट है। वो कहते हैं मैंने आपको बता दिया था, पहले ही पढ़ा दिया हुआ है पॉइंट 3 में। इस वजह से कर रहे हो तो लिमिट 6 साल की है। लेकिन अगर 114 का 4 इस वजह से लग रहा है कि पिछले 10 साल की रिटर्न मांग रहे हो, कोई 8वें 9वें 10वें की रिटर्न मांग रहे हो,
फिर तो मेरी 6 साल वाली लिमिट ही फेल हो जानी है। फिर कहते हैं लिमिट नई सुनो मेरी तरफ से, कहते हैं जिस साल तुमने असेसमेंट ऑर्डर इशू किया, जिस साल तुमने माजरत नोटिस इशू किया, उस साल के एंड के 2 साल के अंदर अंदर तुम इसकी बेस्ट जजमेंट दो। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं, ये 6 साल की लिमिट नहीं है, तुम्हारे लिए नई लिमिट है। क्योंकि अगर मैं 16 की बेस्ट जजमेंट मांगू तो उसकी लिमिट 22 में खत्म हो चुकी है, मैं मांग नहीं सकता। अब वन वर्ड समरी सुन ले, कोई ऐसी खास टेक्निकल बात नहीं है, कभी टेस्ट भी नहीं किया है आपने। आम लोगों की बेस्ट जजमेंट कितने सालों में होती है? 6 सालों में। तो 16 वाले साल की बेस्ट जजमेंट कब तक हो सकती है? 22 में। लेकिन एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू आया लोगों के सामने, कॉम्प्लिकेटेड इशू कि लॉ मेकर ने कहा 2024 में चलो 2016 की रिटर्न जमा करा। वैलिड है, 10 साल की रिटर्न मांगी जा सकती है, ये रिटर्न जमा करा दे, फिर कोई मसला ही नहीं। 30 दिनों में मैंने कहा था जमा करानी होती, जमा करा दे, कोई मसला ही नहीं। मसला ये नहीं हुआ, मसला कुछ और हो गया। मसला ये हुआ कि उसने फिर भी जमा, अब उसकी बेस्ट जजमेंट हम कर नहीं सकते क्योंकि 6 साल। तो उसमें लॉ मेकर ने कहा नहीं यार, इसमें नई लिमिट बना लो, इसमें आप लिमिट बना लो, यहां से आगे कितने साल गिन लो? 2 साल। यहां से आगे कितने साल गिन लो? 2 साल। तो अब इंशाल्लाह ये दोनों पिक्चर्स जो है वो हम अटैच करेंगे आपके नोट्स के अंदर। जो है आज जो मैं तस्वीर भेजूंगा, ऑनलाइन वाले भी तस्वीर खींच लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ये हमारा सेक्शन खत्म हो गया। मुझे जरा बता दें हुआ क्या। लेट्स से कमिश्नर इश्यूज अ नोटिस अंडर 114 का 4 इन टैक्स ईयर 2024। मैच कर गई बात? 2024 में हमने 114 के 4 का नोटिस इशू कर दिया और रिटर्न किस साल की मांगी? 16 की या 15 की। द नोटिस रिलेट्स टू टैक्स ईयर 2015। और किस साल की रिटर्न मांग रहा हूं? 24 में खड़े होके मांग सकते हैं, मांग सकते हैं। विच इज विद इन द लास्ट 10 ईयर्स। अल्लाह का शुक्र है लास्ट 10 ईयर्स में ये फॉल करता है। 24 के लास्ट 10 ईयर्स कौन से हैं? 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 मतलब आते हैं बीच में। आप बता दें बेस्ट जजमेंट कब तक करेंगे? 6 साल में या इस साल के एंड से 2 साल के अंदर? The commissioner must now issue the best judgment assessment by 30 June, that is within 2 years from the end of tax year 2024। डन। तो ये क्वेश्चन है हमारा और ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसकी डायग्राम है। लास्ट दफा सुन लें, मैं किस साल खड़ा हूं? 24 में। मुझे राइट है 10 साल की रिटर्न मांगने की, मैंने मांग ली। मैंने 2015 की रिटर्न, 14 की भी मांग सकता हूं, मैंने 15 की मांग ली, उसने नहीं जमा कराई। अब मेरे पास अगला राइट क्या है? बेस्ट जजमेंट करो। अब जब मैं बेस्ट जजमेंट करने लगा ना, तो बेस्ट जजमेंट करते हुए 6 साल गुजर चुके हुए थे। 2015 के एंड से गिन के देखिए, मात्र 16 नहीं था, 15 था। 15 के एंड से 6 साल गुजर चुके हैं। तो उसके लिए रॉ में करने का कोई मसला नहीं, टेंशन ना लो। आप टाइम वहां से गिनना ही ना शुरू करो, आप टाइम यहां से गिनना शुरू करो। यहां से कितने साल के अंदर? पहले पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद तस्वीर खींचेंगे हम। वेयर नोटिस फॉर फर्निशिंग इज इशूड अंडर सेक्शन 114 का फॉर 1 or more of the last 10 years, then the best judgment assessment shall be issued within, ये 2 years गिनने कहां से शुरू करने हैं? From the end of the in which notice for furnishing, notice for furnishing मैंने कब इशू किया? 24 में। तो लेट्स से कमिश्नर इश्यूज अ नोटिस इन टैक्स ईयर 24, इन 24 इशू किया, तो 24 के एंड से 2 साल गिने, 24। तो वैसे ही अगर कभी टाइम लिमिट पूछ ले बेस्ट जजमेंट की, तो दोनों बातें लिख के आनी है आपने। मेरा नहीं ख्याल ये सिनेरियो बेस्ड सवाल बनाएगा, सिनेरियो बेस्ड सवाल भी बना सकते हैं, हमने कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। सिनेरियो बेस्ड सवाल ये बनेगा, यानी ये तो ये सिनेरियो बेस्ड सवाल बनेगा और नीचे इसका ये जवाब है। चलें जी याद करें। वेयर नोटिस फॉर फर्निशिंग रिटर्न अंडर 114 का 4 इज इशूड फॉर 9th ईयर और 8th ईयर, यानी बहुत पुराना नोटिस इशू है। देन
द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर शेल बी पास्ड विद इन। अब यहां से गिनना नहीं शुरू करना, उस साल के एंड से। पीछे लिखा हुआ था उस साल के एंड से गिनना शुरू करें, जिस साल से वो रिलेट करता है। रिलेट तो 15 से करता है, वहां से 6 साल गिने तो मसला होगा। तो फिर कहां से गिनना शुरू करें? जिस साल वो रिटर्न, जिस साल वो नोटिस भेजा। नोटिस कब भेजा है? तो उसके एंड से। चलें जी, ये एक तस्वीर खींच लें, ले मोबाइल, ये इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। और निकालें जी चैप्टर 5 अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की डेफिनेशन। एक तस्वीर ये, जी पेज नंबर। अच्छा ये ना अगर आप के कभी हुआ चैप्टर 17 में, चैप्टर 19 में, पेज 559 पर ये सारी टाइम लिमिट्स दी हुई हैं। बेस्ट जजमेंट की टाइम लिमिट आपको पता है कितने साल है? पेज 559। अमेंडमेंट की, इसकी तस्वीर खींचो भाई, इसको शिफ्ट कर दें उसी चैप्टर में, तस्वीर खींचें। और सेकंड अमेंडमेंट की, कच्ची असेसमेंट की, कोई टाइम नहीं दिया हुआ। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की 1 ईयर। ये तो यार आज पढ़ी है ना, 2 ईयर, 1 ईयर और 2 मंथ, ये तो आज पढ़ी है। डन है। तो ये असल में ऑर्डर्स इशूड बाय कमिश्नर हैं, ये भी एक समरी है। कमिश्नर कौन कौन से ऑर्डर इशू करता है? बेस्ट जजमेंट, अमेंडेड असेसमेंट, प्रो असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड, और आज वाला जो सेक्शन पड़ा है अपील इफेक्ट ऑर्डर। अपील इफेक्ट ऑर्डर, तो ये सारे ऑर्डर हैं जो कमिश्नर इशू करते हैं। तो इनकी एक समरी है। बहरहाल ये वो जो नोटिस मैंने आपको 2-3 कमिश्नर के दिखाए थे वो वहीं से काफ़ी हैं, वो 2-3 नोटिस वो वहीं से काफ़ी हैं। कमिश्नर 3 नोटिस भेजा है, नोटिस 1, नोटिस 2, नोटिस 3, वो वहीं से इसको छोड़े पड़े। चैप्टर 5 में आए, पेज नंबर 68। अकम्युलेटेड प्रॉफिट 1 साल का प्रॉफिट होता है या सारे सालों के? बस ये बात थी। तो अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लेकिन अकम्युलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन हम पेज 68 पे सिर्फ डिविडेंड के एंगल से पढ़े हैं। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूड एनी रिजर्व, रिजर्व प्रॉफिट्स ही होते हैं, एनी प्रॉफिट्स मेड फ्रॉम एनी अलाउंस। ये अलाउंस और डिडक्शंस जो है ना, ये माइनस होती हैं प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, और एग्जेम्पशंस ऐड होती हैं। मुझे ये ना कहिएगा सर एग्जेम्प्ट इनकम कहाँ ऐड होती है, वो तो ऐड करके लेस होती है। और बेटा उस एंगल से हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि किसी ने एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है तो वो डिविडेंड के तौर पे तो बांट सकते हैं ना, उसमें क्या मसला है? अपने शेयर होल्डर्स को तो बांटनी है। किसी कंपनी ने एग्जेम्प्ट इनकम कमा ली, अपने डिविडेंड तो बांटे, डिविडेंड बांटने से कौन मना करता है? तो याद रखें, एग्जेम्प्ट इनकम प्रॉफिट का पार्ट होती है या नहीं? अकाउंटिंग के एंगल से समझ लें, प्रॉफिट का पार्ट होती है या नहीं? बिल्कुल होती है। तो accumulated profit for the purpose of dividend include any profits made up। made up का लफ्ज ना असल में दोनों माने में इस्तेमाल होते हैं, माइनस के माने में भी और ऐड के माने में। मेड अप माइनस प्लस।
accumulated profits for the payment of dividend include any profits made up from allowances deductions. allowances से मुराद यहाँ initial allowance. any profits made up from any allowance, any deduction or any exemption. तो प्लीज ये ना क्लास को बता के ये एग्जेम्प्ट इनकम तो प्रॉफिट में शामिल नहीं होती, डिविडेंड देने के लिए शामिल कर लें, कोई मसला नहीं. अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, बस ये मतलब होता है. अगर रनिंग कंपनी है, अगर कौन सी कंपनी है, तो जब तक बांट नहीं देगी तो प्रॉफिट्स का नाम प्रॉफिट्स ही रहेगा. जब तक बांट नहीं देगी तो प्रॉफिट्स का नाम. और अगर कंपनी बंद हो रही है तो जब तक बंद नहीं हो जाती तो प्रॉफिट्स का नाम प्रॉफिट्स ही रहेगा, कोई और नाम नहीं होगा. बोलें ऑल का क्या मतलब है? थोड़े से सालों के प्रॉफिट या सारे सालों के प्रॉफिट? ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ असलम भाई को बुलाएं. ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन. नीचे आ जाना यार. ये जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं ना, ये भी इनकम्स वगैरह कमाते हैं. एक तो होते हैं ना ईदी वेलफेयर ट्रस्ट, एक दूसरे ट्रस्ट होते हैं यूनिट ट्रस्ट, वो फिर लोगों को डिविडेंड भी बांटते हैं. तो इसने वैसे बीच में डाला हुआ है कि ये जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं ना, ये लोग कभी कभी प्रॉफिट्स की जगह लफ्ज यूज करते हैं इनकम्स और गेन्स का. तो ये यूनिट ट्रस्ट हमने पढ़ा था, कुछ लोगों ने मिलकर पैसा डाला और शेयर्स खरीदे, शेयर से प्रॉफिट आया, तो वैसे ब्रैकेट में इसको डाल दीजिएगा. ये ट्रस्ट वगैरह कहते हैं इनकम्स और गेन्स कमाते हैं, और कंपनीज क्या कमाती हैं? प्रॉफिट. ओके. अब ना आपने होमवर्क में तो मैंने क्वेश्चन 19 दिया था ना, अब आप वो खोलें जरा जो चैप्टर नंबर 17 अभी मैंने खुलवाया था, चैप्टर नंबर 17. अच्छा, हमने इंशाल्लाह ये जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर है ना, उस क्लास में इसकी भी 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है. एक बड़ा अच्छा थ्योरी का सेल्स टैक्स का सवाल आया हुआ है, वो भी हमने डिस्कस करना है. और इस अटेम्प्ट में ना एक लॉसेस का सवाल भी आया था, वो भी हमने डिस्कस करना है. तो इंशाल्लाह उस दिन काफ़ी चीज़ें. असलम भाई चले जाएं आप लेने. तो अच्छा, अगली बात, वो चैप्टर कौन सा था? 17. तो इसमें बस 2-3 सवाल ही हैं थ्योरी के अच्छे. एक तो ये सवाल है क्वेश्चन 6 पेज नंबर 442 का. तो कभी आपने जिंदगी में चैप्टर नंबर सैलरी वाला कौन से 7 और वो वाला कौन सा है एग्जेम्पशंस वाला 13, तो चैप्टर 7 और 13 जब आप कर लेना तो फिर ये सवाल आप कीजिएगा. लेकिन मैं भी इंशाल्लाह अगली क्लास में करवाऊंगा ये सवाल. चैप्टर 7 और 13 आप कर लें तो ये इंशाल्लाह सवाल हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 6. फिर क्वेश्चन नंबर 7 अदर सोर्स वाला चैप्टर कौन से? 11. और बिजनेस वाला 8. अदर सोर्स में आपको पता है इंटरेस्ट इनकम के काफ़ी सिनेरियोस थे, 5 मिलियन से ज़्यादा, 5 से कम. तो ये अगर कभी आप लोग करके ट्राई अगली क्लास से पहले कर रहे हैं ये दोनों सवाल, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. और ये तो आसान सा सवाल है चैप्टर 8 और चैप्टर 11 का. लॉसेस का कौन सा है? 13. ये तो 1-2 मिनट में ही हो जाएगा. तो ये जो 3 सवाल है ना, ये मैं होमवर्क में आज के डालूंगा, लेकिन मैं लिख दूंगा एनी टाइम, कभी भी आप कर लें, कोई आज करने ज़रूरी नहीं है. ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़. 8 से 12 होगा, दिन में आपको बता दूंगा इंशाल्लाह. मंगल